हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्लास 8 के और प्रश्नावली है 13.2 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, इस तरह के वीडियो यानी कि जो कि आधारित है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पर, और यह विभिन्न प्रकार के इसमें प्रश्न दिया गया है। जैसे कि कभी कभी दो समांतर भुजाओं का योग दिया रहता है और उसका ऊंचाई दिया, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है। कभी कभी दो समांतर भुजाएं दी होती है और उसका ऊंचाई दोनों भुजाओं के बीच की लंबाई या ऊंचाई का वो दिया रहता है, तब क्षेत्रफल निकालना होता है। कभी कभी दोस्तों यानी कि दो समांतर भुजाएं और सीधी ऊंचाई है, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 में आपने देखा होगा, इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 में देखा होगा कि वहां पर दिया रहता है दोस्तों। और यहाँ पर जो हमारा सवाल है सबसे डिफरेंट सवाल है, जो कि समलंब चतुर्भुज के सबसे यानी कि हार्ड सवाल माना जाता है, वह सवाल है। इस तरह के सवाल को हार्ड क्यों माना जाता है दोस्तों? इसीलिए कि यहाँ पर दो ठो समांतर भुजाएं और दो ठो अन्य असमांतर भुजाएं भी दी होती है, तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हमने निकाला है प्रश्न संख्या 2 में। सेम प्रश्न संख्या 2 की भांति ही कार्यक्रम यानी कि क्रिया जो भी होगा वह इस प्रश्न संख्या 3 में भी होगा दोस्तों यह वीडियो क्लास 8 के लिए बहुत ही यूजफुल है। यदि आप क्लास 8 में है तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और यह जो विधि है बहुत आसान है, यानी कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के यदि कोई बेहतर सवाल होता है तो उन बेहतर सवालों में से यह सवाल प्रश्न संख्या 3 जरूर है दोस्तों। तो इसलिए आप इस सवाल को जरूर देखें, और इस सवाल को अच्छी तरह समझने के लिए आपको इससे पहले वाला भी वीडियो जरूर देखें, जैसे कि प्रश्न संख्या 2, यह बिल्कुल इसी पर आधारित है। प्रश्न संख्या 1 तो अलग है, लेकिन प्रश्न संख्या 2 है जो बिल्कुल इसी सवाल पर आधारित है। और यह प्रश्न संख्या 2 और 3 इस चैप्टर के सबसे हार्ड सवाल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो ठो समांतर भुजाएं और दो ठो अन्य भुजाएं दी होती है जो कि असमांतर होती है दोस्तों। तो आइए इस सवाल को पढ़ते हैं, हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 52 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर। तो यह दो ठो तो दोस्तों हो गया समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 52 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, तथा अन्य दो भुजाएं यानी कि 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। मैंने कहा ना कि चारों भुजाएं दी होती है, तब यह सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें दोस्तों। तो यहाँ पर 4 भुजाएं दी होती है, इस कारण यह सवाल बहुत हार्ड है दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम है यहाँ पर इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान सूत्र से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 52 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है, तो आइए इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं दोस्तों। यहाँ पर यह एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, जिसमें समानांतर भुजाएं 52 सेंटीमीटर का था। समांतर भुजाएं ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें समानांतर भुजाएं 52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, समानांतर भुजाएं होगा AB और CD होगा समांतर, क्योंकि यह बिल्कुल सीधी जा रही है, इसीलिए होते हैं समानांतर भुजाएं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि AB छोटा है, तो यह 52 और 27 में से छोटा कौन है? 27 दोस्तों। तो यहाँ पर छोटी भुजा हो जाएगा 27 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? 52 सेंटीमीटर दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। अब दोस्तों यहाँ पर कहता है और अन्य दो भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दोस्तों। तो अन्य दो भुजाएं, अब ये दोनों भुजाएं हमने दिख रही है यहाँ पर, AB 27 सेंटीमीटर और CD 52 सेंटीमीटर लिख लिया दोस्तों। तो अब हमारे पास जो अन्य दो भुजाएं बच गया, वह बच गया AD और वह बच गया BC दोस्तों। तो इस AD और BC में से कोई एक को मानेंगे 25 सेंटीमीटर और दूसरे को मानेंगे 30 सेंटीमीटर दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? AD को मानेंगे, AD को मानते हैं 25 सेंटीमीटर और BC को हम मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर दोस्तों। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस सवाल से जो कथन दिया गया था स्टेटमेंट, उससे हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ की है। अब अपने तरफ से इस फिगर में कुछ हेरफेर करना होगा, तो वह हेरफेर क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह से AD है, तो AD के समांतर एक और रेखा हमें खींचना पड़ेगा ऐसे, बिल्कुल जिस तरह से AD या समांतर ऐसे आया है उसी तरह से AD के समानांतर खींचना पड़ेगा BE। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि AB
ए बी कितना है, ये भी 27 सेंटीमीटर है। तो अब डी ई भी ऐसे करके इसके समांतर यह डी ई भी हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यह एक समानांतर चतुर्भुज बन गया दोस्तों, क्योंकि इसमें ए बी और डी सी तो पहले से समांतर था। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ए डी के समांतर बी भी खींच दिया। तो अब यह जो फिगर बन गया यह समानांतर चतुर्भुज बन गया है, समलंब चतुर्भुज नहीं रहा। जैसे कि ए बी ई डी, यह ए बी ई डी यह समलंब चतुर्भुज नहीं समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पर बी भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी 27 है तो डी भी हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब दोस्तों अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा डी सी कितना है, 52 सेंटीमीटर है और डी है 27 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा ईसी, यानी कि 52 सेंटीमीटर में सब 27 सेंटीमीटर घटाते हैं तो ईसी जो आ जाएगा वह 25 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा ईसी। ईसी जो आ जाएगा यह 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में, यानी कि हम लिख सकते हैं एसी, लिख सकते हैं हल बराबरा और लिख सकते हैं ईसी बराबरा डीसी माइनस डीई, डीसी माइनस डी, यानी कि 52 माइनस 27 बराबर हो जाएगा 25। तो दोस्तों त्रिभुज होगा बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बी सी बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, जिसको हम मान लेते हैं ए, और ई सी जो बराबर है 25 सेंटीमीटर, जिसको मान लेते हैं बी, और बी ई जिसकी माप है 25 सेंटीमीटर बराबर मान लेते हैं सी। दोस्तों यहाँ दोस्तों ए बी जिसकी माप है 30 सेंटीमीटर तो माने हैं ए, और ई सी जिसकी माप है 25 सेंटीमीटर उसको माने हैं बी यहाँ पर, और बी ई जिसकी माप है 25 सेंटीमीटर को माने हैं सी। तो दोस्तों इस त्रिभुज यानी कि बी ई सी में ए बी सी हमें ज्ञात हो गया। तो इस त्रिभुज में दोस्तों हम हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हीरोन के सूत्र के क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें यानी कि उसका एस मालूम होना चाहिए, तब हम हीरोन के सूत्र पर उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों हीरोन का सूत्र के लिए एस मालूम हो तो एस बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पर दोस्तों ए का मान कितना है 30 है, प्लस बी का मान है 25 और प्लस सी का मान है दोस्तों यहाँ पर 25। तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे दोस्तों, 25 25 50 आई 30 हो जाएगा 80। तो दोस्तों 80 बराबर आ जाएगा 40, यह कट के आएगा दोस्तों। अब आइए हमें s माइनस ए इंटू एस माइनस बी निकालते हैं। s माइनस ए, तो s के मान हो गया 40 और a के मान दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कितना है, जो कि a के मान 30 है दोस्तों। तो यहाँ पर घट जाएगा 30, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10। पुनः दोस्तों यहाँ पर है s माइनस बी, यहाँ रखेंगे s माइनस बी, s माइनस बी। तो s के मान यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आया 40, तो लिखेंगे 40 माइनस b का मान अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, b का मान यहाँ से 25 है तो लिख देते हैं हम 25। अब 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पुनः यहाँ पर देख रहे हैं s माइनस सी, यानी कि 40 माइनस 25 हो जाएगा। सी के मान s का मान यहाँ पर दिया है s बराबर 40 और c बराबर यहाँ पर दिया है 25 दोस्तों यहाँ पर। तो पुनः हम 40 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 15 दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमको s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी का मान निकल गया है 10 15 15। अब हम हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करके त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम निकालते हैं त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल, दोस्तों त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है दोस्तों यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं एस का मान दोस्तों कितना दिया है, एस का मान दिया हुआ है यहाँ पर है 40 और गुने यहाँ पर s माइनस ए, s माइनस ए दोस्तों यहाँ पर देखिए s माइनस ए दिया हुआ, s माइनस ए का मान कितना दिया है 10, तो गुने 10। यहाँ पर दोस्तों देखिए s माइनस बी दिया हुआ है, s माइनस बी, तो यहाँ पर s माइनस बी बराबर कितना दिया है 15 दोस्तों यहाँ पर है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 15 गुने s माइनस सी यहाँ पर है, तो s माइनस सी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और s माइनस सी का कितना दोस्तों 15, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15।
अब दोस्तों यहाँ पर इस दोनों को गुना करते हैं तो आ जाता है 400 और इस दोनों को गुना करते हैं तो आ जाता है 225। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 15 दोस्तों, और गुना करते हैं तो हो जाएगा 300। तो इस तरह से त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल निकल गया है हमें 300। अब दोस्तों यहाँ पर हमको तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, अब यहाँ पर हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं इसका ऊंचाई है bm, ऐसे करके इसका ऊंचाई मान लेते हैं हम bm मान लेते हैं दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से, जो कि तरीका होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई दोस्तों। यहाँ पर तो लिखते हैं त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल पुनः से दोस्तों। यहाँ पर त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल निकल गया, कितना 300 निकल गया। तो इस 300 को हम इधर रख देंगे दोस्तों ऐसे, और यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुने आधार यहाँ पर है EC, तो लिख देते हैं EC, और ऊंचाई हो जाएगा BM, या लिख देते हैं BM, या MB लिख सकते हैं, लिख देते हैं BM। अब दोस्तों यहाँ पर 1/2 हो जाएगा गुने EC का मान यहाँ पर दिया हुआ है 25, तो लिख देते हैं हम 25 गुने BM, इधर दोस्तों हो जाएगा 300। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 300 और 1/2 गुने 25 बराबर BM। अब यहाँ पर देख रहे हैं बट्टे में 2 है तो इसको गुना करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा या 600 दोस्तों, 600, और यह गुना है तो नीचे हो जाएगा भाग, यानी कि BM का मान निकल जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 25 दूना 50। अब दोस्तों यहाँ पर हो गया 10, 10 पर 100, तो 25 चौका 100, यानी कि 24 निकल गया दोस्तों, यानी कि BM का जो मान निकल गया यहाँ पर 24 निकल गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें इस त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि इस त्रिभुज BEC की ऊंचाई यानी कि BM 24 सेंटीमीटर निकल गया। अब दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से, यानी कि समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल सकता है। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो दोस्तों हमने वहां पर लिख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, यही दोस्तों सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 1/2 गुने समांतर भुजाएं 27 है और यहाँ से यहाँ तक 52 है दोस्तों, तो लिखेंगे 27 प्लस 52, और गुने ऊंचाई जो है दोस्तों निकला है यहाँ पर कितना निकला है BM के मान निकला है 24, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 24 दोस्तों, और इसको काट देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 12, और यहाँ पर इस दोनों को ऐड करते हैं तो 7 और 2 हो जाएगा 9, और यह हो जाएगा कितना 7 और 2 9, 5 और 2 7, यानी कि 79 गुने 12 करने पर इसका में क्षेत्रफल निकल गया दोस्तों। तो आइए यहाँ पर गुना करते हैं, यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 79 में हम 12 से गुना करते हैं दोस्तों, तो 9 दूना हो जाएगा 18, और 7 दूना 14, 1 15, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 7, 9 से 48। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 79 गुने 12 किए हैं, जो कि हमारा क्षेत्रफल निकल गया यहाँ पर है 948 वर्ग सेंटीमीटर। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर है, यही है 948 वर्ग मीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। एक बार दोस्तों हम इस पूरे सवाल को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने क्या किया है कि यह एक समलंब चतुर्भुज ABCD बना लिया, जिसमें AB छोटी भुजा है तो 27 और DC बड़ी भुजा है जो कि 52 दिया है।
और समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। पुनः हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको AD के समांतर B खींचना पड़ा है, जो कि AD 25 सेंटीमीटर तो B 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें त्रिभुज BEC बन गया है दोस्तों यहाँ पर। और B निकालने के लिए हमने क्या किया है, B निकालने के लिए 52 में से 27 को घटा दिया है तो EC निकल गया है दोस्तों, EC जो कि 25 सेंटीमीटर यहाँ पर है। अब जब त्रिभुज के तीनों भुजाएं ABC सब निकल गया दोस्तों, तो यहाँ पर हम A, B और C मान लिए है, बड़ा S का मान निकाले हैं। S का मान जो कि 40 निकला है, उसके बाद S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C निकाल लिया है। और त्रिभुज BC का क्षेत्रफल निकालिए जो कि S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू C है दोस्तों। यहाँ पर इस दोनों को गुना कर दिए, 400 इस दोनों गुना किए 2 से 25, इसका वर्ग निकल गया 20, इसका निकल गया 15 और इस गुना किया है तो दोस्तों आ गया 300। पुनः जब यह 300 निकल गया क्षेत्रफल, तो हमने क्या किया दोस्तों, BEC के क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 आधार गुण ऊंचाई का सिस्टम अपनाया है दोस्तों। यहाँ पर EC आधार था ही और BM हम आधार अपने तरफ से खींचे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यह 3 दूना 600 हो गया, 600/25 कर दिए जो कि 24 आया है दोस्तों। जब हमें इस त्रिभुज की ऊंचाई मालूम हो गया, तो जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी वही समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। तो इस तरह से हमने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो दोस्तों इस त्रिभुज में, इस समलंब चतुर्भुज में 27 और 52 जो कि समांतर भुजाएं था वह तो दिया हुआ था, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया था, जो कि हमने यहाँ से लिखा है 24। अब इस 2 से काटे हैं तो 12 और 27 और 52 को जोड़े हैं तो 79 आ गया है। 79 गुने 12 किए हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 948 आया है। यही 948 इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है दोस्तों। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको भी यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।